ठीक है, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले देखो चैप्टर तो वही है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमने कल ही बता दिया था कि आज का टॉपिक होगा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो तरह का हम लोग डिसऑर्डर इसमें आज पढ़ेंगे, तीन। पहला तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, और तीसरा पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला, ड्यू टू ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज या ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब ऑटोसोम हो या सेक्स क्रोमोसोम हो, सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम या आइडियो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है। अब ठीक है, सबसे पहले जान लो कि देयर आर, ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो हम लिख सकते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, these are of two types। क्या क्या? abnormalities, milities, ठीक है। these are of two type abnormalities due to aneuploidy, abnormalities due to aneuploidy, ठीक है। these are of two type, abnormalities जो है वो aneuploidy के कारण है, and aberrations, and aberrations either in, and aberrations either in ऑटोसोम, या तो वो ऑटोसोम में है या सेक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम अभी क्या बताए थे? हाँ बोलो सर। मेरा दूसरा वाला आईडेंटिटी को ज्वाइन कीजिए ना, ये वाला मैं नेटवर्क नहीं आ रहा। कर दिए, देख लो। एन एबरेशन आइदर इन ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज टू टाइप्स का होता है, एक ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी और दूसरा ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी क्या है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म हैव अ क्रोमोसोम नंबर फ्यू लेस और फ्यू मोर देन द नॉर्मल डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल डाइप्लॉइड से यानी 2n से कुछ ज्यादा या कुछ कम होगा, दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट इज ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या है? ठीक है, इसमें होगा दीज आर ड्यू टू ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी एंड एबरेशंस। दीज आर ड्यू टू ऑटोसोमल aneuploidy and
एबिरेशंस, यानी ऑटोसोमल जो एब्नॉर्मलिटीज होता है इसका एक कारण होता है ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, दूसरा कारण होता है ऑटोसोमल एबिरेशन जिसको हम ऑटोसोमल म्यूटेशन भी बोलते हैं। एंड ऑटोसोम इज अ क्रोमोसोम बिकॉज वी ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वन इज ऑटोसोम एंड अनदर इज सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अब देखो इसके बाद क्या होगा, सम ऑफ द कॉमन जेनेटिक डिजीज, जो हमारे सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। सम ऑफ द कॉमन genetic disorders of this group are, some of the common genetic disorder of this group are, पहला डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, मंगोलियन आइडियोसी, ठीक है, या मंगोलिज्म, या ट्राइसोमी, ठीक है। सबसे पहले दिस डिसऑर्डर was first of all reported in 1866 by लैंगडन डाउन, क्योंकि लैंगडन डाउन ने इसको डिस्कवर किया था तो इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। ओके, तो लिखेंगे दिस डिसऑर्डर was first of all रिपोर्टेड बाय, कौन रिपोर्ट किया इसको सबसे पहले, लैंगडन डाउन। कब रिपोर्ट किया, इन 1866, ठीक है। अब इट इज एन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, ये क्या है, ये ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है। इट इज एन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी बेसिकली किसका केस है ये, ट्राइसोमी का, ट्राइसोमिक कंडीशन दैट इज 2n+1, ठीक है। तो बोला गया ये एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड है, ये क्या है, ये एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड है, ठीक है, कॉज्ड by the presence of an extra chromosome, caused by the presence of an extra chromosome, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। देखो ऑलरेडी तो 22 जो ऑटोसोम होता है वो पेयर होता है और उसमें आके एक जुड़ गया तो 2+1 क्या हो गया, 3, इसलिए इसको 21 ट्राइसोमी कहा गया। कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, एज सोन बाय लीजून नाम के साइंटिस्ट ने इसको शो किया था, देखा था कब, 1959। अब बोथ द क्रोमोसोम, ठीक है, बोथ द क्रोमोसोम ऑफ द पेयर 21 ठीक है, इसमें क्या होगा, बोथ द क्रोमोसोम ऑफ पेयर 21, क्रोमोसोम नंबर 21 एक पेयर है, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ क्या होगा, पास इनटू अ सिंगल एग, पास इनटू अ सिंगल एग, या ओवम लिख दो, सिंगल एग
ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, यानी क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हुआ। जब क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा एनाफेज में तो इसको नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग, किस प्रोसेस के दौरान? oogenesis, क्योंकि oogenesis इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte और मैच्योर ओवम। ठीक है, अब इससे क्या होगा? दस द एग पोजेस, तो एग में फिर कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? नॉर्मली अगर एक हैप्लॉइड होता तो उसमें 23 क्रोमोसोम होता। अब यहां पे कितना हो जाएगा? 10 द एग पोजेस 24 क्रोमोसोम। तो एग में कितना क्रोमोसोम हो गया? 24 क्रोमोसोम। ठीक है, एंड फ्यूजिंग विद द स्पर्म हैविंग 23 क्रोमोसोम। और स्पर्म में कितना क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम। तो जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसमें कितना होगा? 23 और 24 27। ठीक है, एंड दस द offspring have, and thus the offspring have 47 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम है? 47 क्रोमोसोम, दैट इज 45 प्लस XY। ठीक है, और 45 प्लस XX। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा इसमें? डाउन सिंड्रोम का और एक नाम क्या है? 21 ट्राइसोमी। देखो फिर से एक बार, डाउन सिंड्रोम का नाम है मंगोलियन आइडोसी या मंगोलिज्म। हम लोग सिम्टम्स में पढ़ेंगे कि द मेल और फीमेल हु इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम हैज अ मून शेपेड फेस, राउंडेड फेस। ठीक है, देयर आईलिड्स आर जॉइंटेड सो दे अपीयर लाइक अ मंगोलियन पीपल एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मंगोलिज्म। ओके, नाउ दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय, ठीक है, सबसे पहले इसको कौन रिपोर्ट किया? लैंगडन डाउन। ओके, नाउ जब लैंगडन डाउन ने इसको रिपोर्ट किया तो फिर लीजून ने 1959 में इसका डिटेल स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का केस है, दैट इज बेसिकली ट्राइसोमी, दैट इज अ नॉर्मल डाइप्लॉइड क्रोमोसोम हैज वन एक्स्ट्रा सेट। मतलब टोटल 46 तो हर ह्यूमन में होता ही है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, अब कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। किसने दिखाया ये? एज सोन बाय लीजून इन 1959। हाउ इट इज ऑकरिंग? बोथ द क्रोमोसोम ऑफ 21 नंबर पेयर ऑफ ऑटोसोम पास इनटू अ सिंगल एग। तो सिंगल एग में क्या होगा? 23 के जगह 24 क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना? देखो, does the egg possess 24 chromosome and why this happen? Because the single egg which is formed by the process of oogenesis undergo non-disjunction। non-disjunction का मतलब होता है कि एनाफेज में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट करता है, ठीक है, या क्रोमोसोम सेट जब सेपरेट करता है वो संभव नहीं हो पाता है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एग में 24 क्रोमोसोम होगा और स्पर्म में 23। ठीक है, मतलब स्पर्म नॉर्मल है लेकिन एग में एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है। एंड व्हेन दे टुगेदर फ्यूज, जब ये दोनों फ्यूज करेगा तो नया जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, द ऑफस्प्रिंग व्हिच इज टू बी बॉर्न इज हैविंग 47 क्रोमोसोम। मेल होगा तो भी 45 प्लस XY और फीमेल होगा तो भी 45 प्लस XX। ठीक है, ये हो गया डाउन सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन। समझ आ गया ये यहां तक? हाँ, ये वाइस वर्सा लो ना भाई, इसलिए तो हम लिखे हैं। उतना कितना लिखेंगे, इसलिए तो हम लोग वाइस वर्सा में दोनों लिख दिए। मतलब जो भी होगा एबनॉर्मल स्पर्म या एबनॉर्मल ओवम होगा उसमें क्या होगा कि ऑटोसोम में ये पूरा कहानी होगा। सेक्स क्रोमोसोम यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, देखो सेक्स क्रोमोसोम फीमेल है तो XX और मेल है तो XY।
यानी जो भी एबनॉर्मलिटी आ रहा है किस में आ रहा है, ऑटोसोम में। ठीक है, समझ आया मेरा बात? यस सर। और किसी कुछ पूछना है? श्रुति, पूजा, एलिना, किसी को भी? पुष्पा, अमृता। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सिम्टम्स, है ना। सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या होगा? राउंडेड फेस, राउंडेड फेस, ठीक है, स्पेस कर दिए, सॉरी। सबसे पहले राउंडेड फेस होगा। दूसरा ब्रॉड फॉरहेड, फॉरहेड जो है वो चौड़ा होगा, ब्रॉड फॉरहेड, ब्रॉड फॉरहेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? परमानेंटली ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला हुआ रहेगा, परमानेंटली परमानेंटली ओपन माउथ। उसके बाद प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग। नेक्स्ट प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, प्रोजेक्टिंग लो, ठीक है, लोअर लिप जो है इस तरह से गिरा हुआ रहेगा। अब क्या होगा? शॉर्ट नेक, ये जो गला है ये छोटा होगा, शॉर्ट नेक, शॉर्ट नेक। उसके बाद हैंड, ये जो हैंड है देखो हम लोग का थोड़ा सा गोल जैसा है, ये एकदम सपाट फ्लैट होगा, फ्लैट हैंड, फ्लैट हैंड एंड स्मॉल फिंगर्स, छोटे छोटे फिंगर्स होंगे। इस स्मॉल फिंगर्स को कुछ रेफरेंस बुक में लिख दिया गया है स्टबी, स्टबी फिंगर्स, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? कोर्स एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है, नीचे ही लिख देते हैं, कोर्स एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। अब ब्रॉड पाम, पाम ये जो हाथ का तलवा इसको पाम बोलते हैं, ये ब्रॉड होगा और पफी फिंगर होगा, छोटा छोटा फिंगर होगा और स्पॉन्जी टाइप का होगा जैसे बच्चे का होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ब्रॉड पाम, ठीक है, विथ कैरेक्टरिस्टिक क्या? पामर क्रीज, पामर क्रीज, ये सिम्टम्स होगा। उसके बाद क्या होगा? मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड, ये जो दो आईलिड है ना ये दोनों आपस में फ्यूज होगा, ठीक है। आईब्रो है ये, आईलिड बोल रहे हैं, सॉरी, मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड। कुछ भी गलत बोलते हैं कम से कम उसमें प्रोटेस्ट तो करो, लग रहा है कि डिफरेंट हमको पढ़ा रहा है। मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड, ठीक है। अब और एक चीज जान लेना कि ये जो बच्चा होगा जिसको मंगोलियन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम होगा, इसका IQ बिलो 40 होगा, मतलब मंदबुद्धि बच्चा होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? IQ बिलो 40, IQ क्या होगा? बिलो 40 होगा। अब देखो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये तुम्हारा फैमिली में इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। इनहेरिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस। जो क्रोमोसोम एबनॉर्मली बिहेव करता है, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता है ना फेज में, उसके कारण होता है। तो ये बीमारी इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है, ये जेनेटिक है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम, बट इट इज नॉट इनहेरिटेबल, दैट इज इट इज नॉट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिकॉज इट इज ऑकरिंग ड्यू टू द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट लिखेंगे
डाउन सिंड्रोम does not Down syndrome does not run in the family as it is related to the abnormal behavior of chromosome as it is related to the abnormal behavior of chromosome during meiosis. ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम है इट डज नॉट रन इन द फैमिली. क्यों? एज इट इज रिलेटेड टू द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. एज इट इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. ठीक है, तो देखो पहला इसका क्या होगा, राउंडेड फेस, गोल होगा चांद जैसा एकदम, ब्रॉड फॉरहेड, ये जो है ना फॉरहेड, इसको कपार बोलते हैं हिंदी में, इसको ये चौड़ा होगा, परमानेंटली ओपन माउथ, हर समय मुंह थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ रहेगा, प्रोट्रूडिंग टंग, निकला हुआ होगा जीभ मुंह से थोड़ा सा हल्का, लोअर लिप्स जो है ये इस तरह से थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा प्रोजेक्टिंग टाइप का, शॉर्ट नेक, नेक छोटा होगा, हाथ सपाट यानी फ्लैट होगा. ठीक है, और स्मॉल फिंगर होगा, हेयर स्ट्रेट होगा. ठीक है, जैसे कभी कभार देखते हैं ना एंकर वाला में करंट लगता है तो खड़ा हो जाता है बाल. ठीक है, ब्रॉड पाम, ये जो पाम है ना ये बहुत बड़ा होगा, और बड़ा होने के साथ इसमें पामर क्रीज होगा, और ये जो उंगली है ये छोटा छोटा और पफी होगा. पफी जैसे बच्चा का नहीं होता स्पॉन्जी टाइप का, उस तरह का होगा. ठीक है, उसके बाद मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड, आईलिड जो है मंगोलियन टाइप का होगा, और आईक्यू जो है वो बिलो 40, यानी जो उसका इंटेलिजेंस लेवल है वो बिलो 40 होगा. ठीक है, अब बोला गया कि जो डाउन सिंड्रोम है ये कभी भी फैमिली में रन नहीं करता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एट अ ग्लांस एक बच्चे में जो होता है इसका मेन रीजन है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. एक्चुअली जो क्रोमोसोम होता है वो मियोसिस के दौरान जो एनाफेज स्टेज है उसमें ये सेपरेट नहीं होता है, और सेपरेट नहीं होने के कारण जहां उसको सिंगल जाना चाहिए था एक गैमेट में, वो पेयर में गैमेट में चला जाता है, एंड दैट इंक्रीज द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट फ्रॉम 23 to 24. यहां तक क्लियर सभी को? यस सर. किसी को कुछ पूछना है? एबनॉर्मलिटी को पहले पता नहीं लगा सकते बाद वो अरे वो तुम कैसे देखो, और उसी के लिए हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिटोस्कोपी. ठीक है, उसके बाद कोरियोनिक विली सैंपलिंग, उससे जो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, उससे निकालते हैं, उससे क्रोमोसोम पैटर्न का एनालाइज करते हैं. क्रोमोसोम पैटर्न को तुम जैसे कैरोटिपिक एनालिसिस से स्टडी करेगी, ऑटोमेटिक क्रोमोसोम 23 की जगह जैसे 24 आएगा. ठीक है, या फीटस में 46 की जगह 47 आएगा, दैट मीन्स इट इज अ डाउन सिंड्रोम. समझ आया? बट फिर उस चाइल्ड को MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्ट करना पड़ेगा. समझ गए? हमने ये भी देखो फिटोस्कोपी में एक चीज पढ़ा था तुम लोग अगर याद होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कि व्हेन अ वुमन कैरी अ बेबी above 35 years of age, there is a maximum chance that the developing young one will have a Down syndrome. उस समय मैक्सिमम चांस होता है अगर फीमेल above 35 बेबी को कैरी करती है. ठीक है, ये हमेशा होता नहीं, ऐसा नहीं, क्वाइट ऑफन, बट देयर इज अ चांस. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है डाउन सिंड्रोम के बारे में? हाँ, ओके, मिटा दे. अंशिता समझ आया? अंशिता ठीक है, चलो अब हम लोग एक छोटा सा इसमें एक टॉपिक पढ़ लेते हैं. ठीक है, वो है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम. इसमें क्या देखा गया है कि कभी कभार
ठीक है। However, in 3 to 4% of cases, Down syndrome cases are due to translocation of chromosome number 21. However, in 2 to 3% of cases, Down syndrome are due to translocation of chromosome number 21, chromosome number 21 to chromosome number 14. क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर 14 में जाके जुड़ गया, और लेस कॉमनली, ठीक है, लेस कॉमनली इसमें टू क्रोमोसोम नंबर 22, और वेरी लेस कॉमनली टू क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, और वेरी 21 to 21, ठीक है। तो जब 21 से 21 में कुछ बढ़ा नहीं। अच्छा, और एक चीज, 21 से 14 में गया तो 21 का एक घटा तब ना 14 का एक बढ़ा, तो ओवरऑल तो 23 ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह के कहा जाता है, इट इज कॉल्ड क्या, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, इसको कहा जाता है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल ट्राइसोमी। क्या कहा जाता है इसको, पार्शियल ट्राइसोमी, इसको क्या कहा जाता है, पार्शियल ट्राइसोमी, ठीक है। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम का कंप्लीट केस। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जिसमें दो पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सेकेंड, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्या होगा, दीज आर ड्यू टू sex chromosomal aneuploidy. These are due to sex chromosomal aneuploidy, ठीक है। and are as follows, and are as follows। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, इट इज ड्यू टू मोनोसोमी, ठीक है, इट इज ड्यू टू मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर होता है ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पे जो एक सेक्स क्रोमोसोम है वो अपने पेयर से
वंचित होगा, यानी वन सेक्स क्रोमोसोम इज डिवॉइड ऑफ इट्स होमोलोगस पेयर, यानी 45 प्लस X 0 होगा, यानी एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टर्नर, इसको कौन डिस्कवर किया था? टर्नर। देखो, डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया लैंगडन डाउन ने, तो नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। इसको डिस्कवर किया टर्नर ने, तो नाम पड़ गया टर्नर सिंड्रोम। अंतर कहां पे है? व्हाट इज द डिफरेंस? डाउन सिंड्रोम इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड टर्नर सिंड्रोम इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय the fusion of allosome free egg। allosome free egg क्या है? 22 plus 0 and a normal sperm that is 22 plus X, और फ्यूजन ऑफ कौन? एलोसोम फ्री स्पर्म। केस रिवर्स हो गया, 22 plus 0 and a normal egg, ठीक है, तो इससे क्या होगा? दैट इज 45 प्लस X 0। ठीक है, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जिसमें टर्नर सिंड्रोम है, दे आर स्टेराइल फीमेल। ठीक है, सच पर्सन्स आर स्टेराइल फीमेल। मतलब हुआ कि ये किससे फॉर्म हो रहा है? ये दो कंडीशन है, या तो एग में सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, एलोसोम फ्री एग, या मेल में सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, यानी एलोसोम फ्री स्पर्म। और वो जब एग सेक्स क्रोमोसोम से एब्सेंट है तो स्पर्म नॉर्मल है, और जब स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है तो एग नॉर्मल है। ठीक है, और इस तरह के केस में फाइनली ऑर्गेनिज्म के पास कितना क्रोमोसोम हो रहा है? 46। 45 plus X 46, so it is devoid of one chromosome from the normal diploid set, that is 46। ठीक है, 40 नॉर्मल क्या होना चाहिए? सॉरी, ये होगा 44 plus X 0, तो 44 plus 1 क्या हो गया टोटल? 46। होना क्या चाहिए? 47। क्लियर? अब देखो, अब इसको पहचानें कैसे? सिम्टम्स हो, जैसे लैंगडन क्या था डाउन सिंड्रोम में? मंगोलियन फेस, ठीक है, पामर क्रीज, IQ बिलो 40, तो इसमें भी कुछ होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? रूडिमेंट्री ओवरी। सिम्टम्स क्या होगा? देखो, सिम्टम्स क्या होगा? रूडिमेंट्री ओवरी, रूडिमेंट्री ओवरी। दूसरा, filled with connective tissues। rudimentary ovary filled with connective tissue। दूसरा, underdeveloped breast, underdeveloped breast। तीसरा, स्मॉल यूटेरस होगा। पफी फिंगर होगा। अब शॉर्ट
स्टेराइल फीमेल का हाइट 5 फीट से कम होगा। शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर ब्रैकेट में लिख देना, लेस देन 5 फीट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वेब नेक, इस तरह से वेब नेक, वेब नेक एंड एबनॉर्मल इंटेलिजेंस, एंड एबनॉर्मल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, वेब नेक, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज एंड हेयरिंग इंपेयरमेंट। कान से भी कम सुनेगा, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज एंड हेयरिंग इंपेयरमेंट, हेयरिंग इंपेयरमेंट। ठीक है, तो हेयरिंग इंपेयरमेंट भी होगा। तो देखो सबसे पहले रूडिमेंट्री ओवरी, मतलब ओवरी वर्कलेस होगा एंड इट इज फिल्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, स्मॉल यूटेरस and the female have puffy finger like a baby. Next, they always have a height less than 5 feet, that is called short stature, छोटा हाइट होगा। उसके बाद नेक जो है इस तरह से होगा, थोड़ा सा, है ना। और एबनॉर्मल इंटेलिजेंस, देयर इंटेलिजेंस इज वेरी एबनॉर्मल। ओके, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस होगा एंड कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी होगा और हेयरिंग इंपेयरमेंट होगा। हेयरिंग इंपेयरमेंट क्या होता है, दैट मीन्स कान से कम सुनेगा। साथ ही साथ बोला गया है दे मे नॉट मेंस्ट्रुएट, दे मे नॉट मेंस्ट्रुएट और ओव्यूलेट, या ओव्यूलेशन नहीं होगा, बात एक ही है। ठीक है, और 1 in every 3000 फीमेल में ये रेशियो है, हर 3000 फीमेल में एक फीमेल को टर्नर सिंड्रोम होता है। When the female is carrying the baby above 35 years of age, the baby is victim of Turner syndrome. यहां तक समझ आ गया? एबनॉर्मल इंटेलिजेंस का मतलब वही जो घुमा के बोल रहे हैं, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही कम होगा, समझ गए। नॉर्मल इंटेलिजेंस 60 to 80 के बीच होना चाहिए। ठीक है, जो सुपर इंटेलिजेंट होता है उसका इंटेलिजेंस बिलो अबव 90 होता है। ठीक है, और जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उनका था 120 या 30 शायद था, तो ये अलग बात है। लेकिन नॉर्मल 60 to 80 के बीच आईक्यू होता है। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस कोटेंट। ठीक है, और ये नॉर्मल होता है 60 to 80 के बीच, और ये बिलो 40 है, तो सोच लो क्या है, समझ गए। इसको मापने के लिए बहुत सारा साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे भटनागर टेस्ट हम लोग इसमें पढ़े थे बीएड में अपने, इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट तुम्हारा बता सकता है, हम नहीं बता पाएंगे उस तरह से। ठीक है, समझ आया। सर कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी मींस हार्ट से प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, समझ गए, दैट इज कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज। और जब हार्ट से प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, हमारा बॉडी डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इट कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, समझ आया। यस सर। वास्कुलर तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, सिर्फ हार्ट के बलबूते तो पूरे बॉडी में हार्ट ब्लड का पंपिंग नहीं होता है। इट ऑल्सो नीड अ ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, सो इट इज कॉल्ड विद along with the help of blood, so it is called cardiovascular system. Okay, यस। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड डिजीज है क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम, ये होगा स्टेराइल मेल। ठीक है, इसमें होगा 45 प्लस XXY।
सेकेंड क्लीन फेंटर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्लीनफेल्टर 1942 फाउंड इट। ओके, क्लीनफेल्टर 1942 फाउंड इट। ठीक है, इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब देखो क्या होगा, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ, ठीक है, एबनॉर्मल एग, ये होगा 22 प्लस XX एंड अ नॉर्मल स्पर्म, ये हो गया 22 प्लस Y, और नॉर्मल एग 22 प्लस X एंड abnormal sperm that is 22 plus XY। अब दोनों ही केस में क्या होगा, ठीक है, that is 44 प्लस XXY। तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया, 44, 45, 46, 47, that is 47 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम। ठीक है, और ऐसे मेल को क्या कहा जाएगा, सच मेल्स आर कॉल्ड स्टेराइल मेल। ऐसे मेल को क्या कहा जाएगा, स्टेराइल मेल। यहां तक समझ आया अमन? वहाँ पे जो आपने 22 प्लस XX दिए तो नॉर्मल होना चाहिए ना सर? 22 प्लस XX कैसे होगा, गैमेट है ना जी, तो 23 क्रोमोसोम होगा। ये 23 है, बोलो श्रुति, 23 है। सर मैं समझ रहा हूँ आपको। तुम नहीं समझी, जैसे ह्यूमन बीइंग में 44 प्लस XX है फीमेल में, है ना, तो जब गैमेट बनेगा क्या बनेगा, 22 प्लस X, 22 प्लस X। यहां तो नॉन डिस्टिंक्शन हो गया, दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही के पास चला गया और एक 0 हो गया। तो क्या ये नॉर्मल है? नो सर। तो फिर, और यहां पे क्या स्पर्म नॉर्मल है? नो सर। फिर, है ना, सब समझे क्यों हम बोले 47? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया स्टेराइल मेल। टर्नर सिंड्रोम में था स्टेराइल फीमेल, TSF, टर्नर स्टेराइल फीमेल, KSM, क्लिनफेल्टर स्टेराइल मेल। ठीक है, याद रखने का तरीका समझ आया? और बोलो अमन, अक्षय, तुम लोगों को समझ आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, अब देखो, अब जिस तरह से उसमें फीचर्स था, रूडिमेंट्री ओवरी, ठीक है, स्मॉल यूटेरस, तो उस तरह से क्लिनफेल्टर में क्या सिंड्रोम तुम्हारा सिम्टम्स होगा स्टेराइल फीमेल में, तो लिखेंगे इसमें क्या क्या होगा। मेल में ना सर। हाँ, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस मतलब टेस्टिस जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लायक नहीं होगा। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, फिर IQ होगा बिलो 60। मेंटल रिटार्डेशन के बाद क्या होगा, फीमेल लाइक स्पार्स बॉडी हेयर, फीमेल लाइक स्पार्स बॉडी हेयर, स्पार्स बॉडी हेयर,
बॉडी में जो हेयर है वो फीमेल लाइक होगा यानी कम होगा। उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग लिम्स, लॉन्ग लिम्स, हाथ और पैर लंबा होगा, हाथ हो गया फॉर लिम, पैर हो गया हिंड लिम, लॉन्ग लिम्स एंड विथ सम फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फीमाइन पिच वॉइस, लड़की जैसा आवाज, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सच एज फीमाइन वॉइस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड इनलार्ज्ड ब्रेस्ट, इनलार्ज्ड ब्रेस्ट, इसको कहा जाता है गाइनोकोमेस्टिया, गाइनिकोमेस्टिया, गाइनिकोमेस्टिया, ठीक है। बोला जा रहा है कि इट इज कंसिडर्ड दैट कि एक्स क्रोमोसोम जितना ज्यादा होगा मेल में उतना ज्यादा उसका मेंटल डिफेक्ट होगा। इट इज कंसिडर्ड दैट मोर द एक्स क्रोमोसोम मोर द मेंटल डिफेक्ट इन स्टेराइल मेल हु इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होगा, मेंटल रिटार्डेशन, फीमेल जैसा बॉडी में स्पार्स बॉडी हेयर होगा, कम हेयर होगा, लॉन्ग लिम्स होगा विथ सम फेमाइन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर या फेमाइन जैसे फेमाइन वॉइस, इनलार्ज ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड गाइनोकोमेस्टिया, ठीक है। एंड दीज आर फाउंड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लियर। सर नॉर्मल स्पर्म आ रहा तो एक्स लेके आएगा तो 3x हो जाएगा, तब क्या होगा? वो तो सुपर फीमेल हो जाएगी फिर ना, वो मेल कहाँ रहे, कॉमन तुम ले लो, एक सेक्स अगर है तो क्या वो मेलनेस कहीं भी आएगा? वो टेट्राजोमी का केस है, या भूल गई, टेट्राजोमी भी हम पढ़ाए थे तुम लोगों को, टेट्राजोमिक 2n+2, ठीक है। तो ये होगा ना 44 प्लस हो गया, ये नॉर्मल 46 है और 2 आके जुड़ गया, ये सुपर फीमेल का केस है, समझ गए। और ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 46 से कम या ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट मे बी ऑटोसोमल और इट मे बी सेक्स लिंक्ड, क्लियर। और लास्ट अब एक और समझ लो, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये है हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है। और ये कई बार सीबीएसई में आ चुका है और हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बस एक ब्लैक डॉट कलर में एक वर्ड लिख दिया गया है एनसीईआरटीज में, ठीक है। अब होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर या डिजीज। इसमें क्या होता है कि मेंटल और मसल डिटोरिएशन होता है। नेक्स्ट है डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन, डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन। डोमिनेंट जो ऑटोसोमल जीन है इसके बारे में समझिए, ठीक है। इसमें क्या है अब ध्यान से समझो। इसमें बोला गया है दिस इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। जो पहला हम डिजीज पढ़ रहे हैं या डिसऑर्डर, ये है हंटिंगटन्स, ठीक है, HUN, हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है। और हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है। ये बीमारी के नाम से ये तुम्हारा फेमस है। अब इसमें क्या होता है ये समझो। सबसे पहले a disorder in which, it is a disorder in which muscle and mental deterioration occur,
a disorder in which muscle and mental deterioration occur. कब occur होता है? There is a gradual loss of as there is a gradual loss of motor control. हमें अपने हाथ पैर या दिमाग के ऊपर कंट्रोल में हम लोग का खत्म हो जाता है, हाथ पैर के ऊपर. ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रिजल्टिंग इन अनकंट्रोलेबल. इसका परिणाम क्या होगा? अनकंट्रोलेबल शेकिंग एंड डांस लाइक मूवमेंट. पूरा शरीर इस तरह से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि उसका जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ब्रेन भी तो डिटोरेट कर रहा है, तो बॉडी के ऊपर उस इंसान का अपना कंट्रोल पूरी तरह से आस्ते आस्ते जीरो हो जाएगा. एंड डांस लाइक मूवमेंट्स. ठीक है, तो क्या है? लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल रिजल्टिंग इन अनकंट्रोलेबल शेकिंग एंड डांस लाइक मूवमेंट्स. अब देखो क्या होगा. द ब्रेन श्रिंक बिटवीन 20 to 30%. जिस इंसान को हंटिंगटन डिजीज होता है, उसका जो ब्रेन का साइज है वो 20 से 30% सिकुड़ जाता है. ठीक है, द ब्रेन श्रिंक्स बिटवीन 20 to 30% in size, followed by क्या? slurring of speech. बोलने में वो लड़खड़ाते हैं. slurring of speech. उसके बाद loss of memory, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ. एंड हॉलोकिनेशन. ठीक है, एक हमेशा बेहोशी जैसे हालत में रहते हैं, हॉलोकिनेशंस. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ब्रेन है वो श्रिंक कर रहा है 20 to 30% इन साइज. इसका क्या हो रहा है परिणाम? रिजल्ट स्लरिंग ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ मेमोरी एंड हॉलोकिनेशंस. ठीक है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो होता है एवरेज 15 ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज. जिस इंसान को ये बीमारी होता है, उस बीमारी होने के दिन से लेके वो मैक्सिमम 15 साल तक बचता है. बेसिकली ये जो बीमारी है ये 55 ईयर्स के बाद ही देखा गया होता है. ठीक है, तो लिखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, एवरेजेस 15 ईयर्स after onset of the disease. After onset of the disease. ठीक है, अब the disorder does not occur till the age of 25 to 55 years of age. The disorder does not occur till age of 25 to 55 years. बात देखिए. अब नेक्स्ट बोला गया है द डिफेक्टिव जीन इज अ डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4. द डिफेक्टिव जीन is dominant autosomal gene present on
क्रोमोसोम नंबर 4। कितने नंबर क्रोमोसोम में पाया जाता है? 4 नंबर क्रोमोसोम में पाया जाता है। इट इज, इसका होने का जो चांस है, इट इज 1 in 10,000। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 in 10,000। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो डिफेक्टिव जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, उसमें CAG का रिपीट कितना बार होता है? 42 से लेके 100 रिपीट, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन है, उसमें CAG कितना बार होता है? 10 to 34, 10 to 34 रिपीट्स। तो डिफेक्टिव जीन CAG कितना बार रिपीट करेगा? 42 to 100, 42 से 100 बार। लेकिन अगर ये नॉर्मल जीन होगा CAG, तो इसका रिपीटेशन होना चाहिए 10 to 34, ठीक है। और ये डिफेक्टिव जीन डोमिनेंट ऑटोसोमल नेचर का है। किस क्रोमोसोम में पाया जा रहा है? 4 नंबर क्रोमोसोम में पाया जा रहा है। फिर से लास्ट एक बार सुन लो, ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये डिसऑर्डर में मसल और मेंटल डिटोरिएशन होता है। हमारे शरीर का मसल्स का डिटोरिएशन होता है और ब्रेन का डिसोरिएशन हो रहा है। मेंटल मतलब ब्रेन, क्योंकि इसमें ब्रेन 20 to 30% स्ट्रिंग कर जाता है, जिससे उस इंसान का सबसे पहला लक्षण स्लरिंग ऑफ स्पीच, वो जो भी बोलेगा लड़खड़ाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ याद नहीं रख पाएगा। और फाइनली क्या होगा? हॉल्यूसिनेशन, हर समय वो ऐसे लगे जैसे नींद के नशे में है, ठीक है। अब जिस इंसान को ये होता है, एक्चुअली होता है 25 से 55 साल के बाद, तो ये अगर मान लो 55 ईयर्स में किसी को हो गया ये, तो वो मैक्सिमम कितने दिन तक बचेगा? एवरेज 15 ईयर्स, ठीक है, जिस दिन से ये बीमारी शुरू हुआ उसके बॉडी में, ठीक है। और इसका मूल कारण है जो डिफेक्टिव जीन है CAG, उसका रिपीटेशन होता है 42 to 100 टाइम्स। नॉर्मली इसको होना चाहिए था 10 to 34 या 35 टाइम्स। सभी को क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अक्षय, पुष्पा, अमृता समझ आया? अंशिता? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ठीक है।